Hello, my dear students. Now, today we are continuing with the chapter number 4, Environmental Management. What is environmental conservation? मतलब क्या होता है environmental conservation का? Conservation का मतलब होता है कि to protect and preserve the environment in its pristine form. Pristine का मतलब होता है pure form में, मतलब जिस तरह से environment हमारा present है nature में, उसको उसी तरीके से protect किया जाए, preserve किया जाए, ताकि उसमें जितने भी उस environment में रहने वाले living things हैं, non living things हैं, there should be a balanced maintained between them. Now, ज़रूरत क्या है हमको environmental conservation करने की या environment को manage करने की? Now, we are facing environmental problems due to natural and artificial factors. लास्ट क्लास में हमने किया था कि नेचुरल फैक्टर्स हैं, जैसे अर्थक्वेक्स हैं, सुनामीज़ हैं, सन रेज़ हैं, या फिर फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राउट्स आते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं. ये सारी चीज़ें जो है ये नेचुरल फैक्टर्स हैं. आर्टिफिशियल फैक्टर्स जो मैन मेड फैक्टर्स हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स भी बोलते हैं उनको, ये आर्टिफिशियल फैक्टर्स हैं. इंडस्ट्रियलाइजेशन है, देन उसके बाद हम धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं. जैसे जैसे चीज़ें हमारी नीड्स बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे हम पेड़ों को, फॉरेस्ट को कट करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है. पॉलीथीन बैग यूज़ करने से, बर्न करने से, एसी यूज़ करने से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है. तो ये सारी प्रॉब्लम्स दे आर लीडिंग टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. और अगर इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हमने ध्यान नहीं दिया तो कल आने वाले समय में शायद इस धरती पे कोई भी लिविंग थिंग्स नहीं बचेगा. ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाए, बिकॉज जनरल पब्लिक जो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जनरल पब्लिक इज़ नॉट अवेयर अबाउट द प्रॉब्लम्स. उनको ना तो प्रॉब्लम के बारे में मालूम है, ना रूल्स के बारे में मालूम है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के. एंड बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. टू मेक देम अवेयर अबाउट द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है कि हम एनवायरनमेंट को कंजर्व करें. नाउ, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे आंसर्स हैं. फर्स्ट, क्या चीज़ है, क्या कर सकते हैं हम एनवायरनमेंट को, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन को, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए? फर्स्ट थिंग कि इट शुड बिकम एन इफ़ेक्टिव एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पब्लिक मूवमेंट. क्योंकि जब तक हम ये ठान नहीं लेते कि हम इस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, हम डिफॉरेस्टेशन नहीं करेंगे, हम रीफॉरेस्टेशन दोबारा करेंगे, पेड़ों को दोबारा लगाएंगे, एंड कचरा यहाँ वहाँ नहीं फेंकेंगे, हर चीज़ अगर हम एक सीक्वेंस लेवल में मैनेज आउट करेंगे, अगर हम एकजुट में काम करेंगे और जब तक लॉज बनाएंगे, हम प्रोटेक्ट करेंगे इस एनवायरनमेंट को. एक पब्लिक मूवमेंट बनना चाहिए, ये एक तरह का आंदोलन बच जाना चाहिए कि यस, हमको अपनी धरती को प्रोटेक्ट करना है. दूसरी चीज़, बच्चों में हमें वैल्यूज़ डालनी है. पॉजिटिव एटीट्यूड, जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसके अंदर ये वैल्यूज़ डालनी है. पॉजिटिव एटीट्यूड डालना है कि यस, आई कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ. अफेक्शन होना चाहिए हमें एनवायरनमेंट के प्रति कि ये हमारा है, ये पेड़ हमारा है, ये धरती हमारी है, ये हवा हमारी है, हर चीज़ हमारी है. एक अपनापन हमें पैदा होना बहुत ज़रूरी है अपनी धरती के लिए. उसके साथ साथ हमें अपनी नॉलेज को डेवलप करना है, बढ़ाना है कि हम किस तरह से हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. हमारे एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स क्या हैं, एनवायरनमेंट को हम उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोगों को एक साथ मिलकर करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने सिर्फ इस एनवायरनमेंट से लेना सीखा है. अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम एनवायरनमेंट से कुछ ना कुछ छीनते रहते हैं, हर टाइम हम उससे लेते रहते हैं, स्नैच करते रहते हैं, बट बदले में हम एनवायरनमेंट को कुछ नहीं देते. वैल्यूज़ बच्चों में बचपन से डालनी है, जब छोटे होते हैं, कि कचरा डस्टबिन में फेंका करो, कहीं गंदगी मत फैलाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ों को केयर करो. पॉलीथीन बैग्स नहीं यूज़ करने हैं, पॉलीथीन बैग्स
क्यों यूज़ नहीं करने हैं? क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, इसको 2000 साल लग जाते हैं मट्टी के अंदर डिस्ट्रॉय होने में, और आगे आने वाले समय में इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हमने जो पूर्वजों से लिया है, जो पूर्वज हमें इस हरी भरी धरती को हमारे हाथ में दे के गए हैं, इसको हम नेक्स्ट जनरेशन को देने के लिए सही सलामत रखें, उसी प्योर फॉर्म में, उसी सुंदर फॉर्म में, उसी नेचुरल फॉर्म में हम अपने आने वाले जनरेशन को इस एनवायरनमेंट को, इस धरती को दें, गिफ्ट करें। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे साथ साथ आज जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक अमेरिका है, डेवलपिंग कंट्रीज़ इंडिया है, एंड द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक ऐसे कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान है, जहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो ऐसे एरियाज़ में ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, सारे कंट्रीज़ ने एक मिलके ऑलरेडी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे। हम सारे, पूरा दुनिया, पूरा वर्ल्ड मिलकर हम लोग अब ये फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं कि हम लोग एक लॉ बनाएंगे, हम लोग एक ऐसा प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे जिसके थ्रू हम इस धरती को बचा सकें और ह्यूमन स्पीशीज़ को बचा सकें। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल हमें ये ध्यान में रखना है कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसी एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये किसी एक नेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द नेशंस ऑन द अर्थ, थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये हमारी सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब से ये ह्यूमन इस धरती पे आया है, हमेशा हमने एक रिलेशन मेंटेन किया है इस एनवायरनमेंट के साथ में, बिकॉज़ एनवायरनमेंट के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारे बीच में एक ऐसा संबंध बन गया है कि हम एनवायरनमेंट में हैं और एनवायरनमेंट हमारी वजह से बदलता रहता है, लेकिन एनवायरनमेंट हमें सब कुछ देता है, हम एनवायरनमेंट को कुछ नहीं देते हैं। एक रिलेशन है जो हमें मेंटेन करना है, बैलेंस मेंटेन करना है। ह्यूमन बीइंग इस धरती पे आया है, बहुत 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 बाद में आया है। धरती बहुत पहले बनी है, एनवायरनमेंट बहुत पहले बना है, ह्यूमन बीइंग बहुत बहुत बाद में आया है। और आने के बाद, आते ही उसने पूरे धूम धड़ाके के साथ में इस धरती को ख़राब करना शुरू कर दिया। ह्यूमन बीइंग ने प्रूव कर दिया कि मैं सुपीरियर हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हिज ब्रेन। हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास याद रखने की ताकत है, मेमोरी है, हमारे पास इमेजिन करने की ताकत है। आई एम अ ह्यूमन बीइंग बिकॉज आई हैव गॉट द मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन। एंड इस चीज़ को लेकर ह्यूमन ने सभी को, एनिमल्स को, प्लांट्स को पूरी तरह से टेम कर लिया, उनको पूरी तरह से अपने कब्ज़े में कर लिया, डोमिनेट कर लिया। उसने, ह्यूमन ने अपने इस नेचर को भी उसके ऊपर डोमिनेशन करना शुरू कर दिया। ह्यूमन ने पूरे नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी ग्रीड के थ्रू यूज़ किया है, हमेशा और चाहिए और चाहिए, क्योंकि हमारी ग्रीड कभी ख़त्म नहीं होती। हमारी नेसेसिटी हमारी ग्रीड में कब बदल गई हमें पता ही नहीं चला। एंड वी हैव डिस्ट्रॉयड द नेचर। अगर ये नेचर हमने डिस्ट्रॉय किया है, हमने इसको ख़राब किया है, तो डेफिनेटली कंजर्वेशन करने की, क्वालिटी ऑफ नेचर को बदलने की, इम्प्रूव करने का काम भी हमारा ही है और हमें ही करना पड़ेगा। अगर हमने नेचर को ख़राब किया है, एनवायरनमेंट को ख़राब किया है, तो एनवायरनमेंट को सुधारने का काम भी हमारा ही है। पहले देखो, जब ह्यूमंस इस धरती पे शुरू में आए थे, तब ये धरती पूरी फॉरेस्ट से भरी हुई थी, एनिमल्स थे, इतनी डाइवर्सिटी थी, प्लांट्स थे, हर चीज़ इतना सुंदर था। धीरे धीरे हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमारी नीड को पूरा करने के लिए, धीरे धीरे हमारी नीड जो ग्रीड में बदल गई, उस ग्रीड को, लालच को कंप्लीट करने के लिए, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए
और बड़ा और बड़ा और लग्जरी लाइफ जीने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते गए और धीरे धीरे इट हैज़ रिजल्टेड इनटू बैरन लैंड, बंजर धरती, जिस पर ना तो कोई पेड़ उग सकता है ना खेती हो सकती है। हमने पूरी तरह से इस लैंड को बर्बाद कर दिया अपने एक्टिविटीज़ की वजह से। अब हम जाते हैं अ बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन, हिज नेम वॉज जादव मोलाय पायांग। ये जो जादव मोलाय थे हैं, ही इज़ टुडे नोन एज फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ये इतने हाईली कैपेबल पर्सन हैं जिनके आगे हमारा सर सम्मान से झुक जाता है। क्यों? बिकॉज इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेट्स सी क्या किया इन्होंने। ही वॉज बॉर्न 1963 में, ये पैदा हुए थे। इनका जन्म हुआ था 1963 में एक नोमैडिक ट्राइब में। एक नोमैडिक ट्राइब का मतलब है एक छोटे से ऐसे लोगों में जो खाना बदोश लाइफ जीते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं खाने की तलाश में, काम की तलाश में। एंड इस छोटे से नोमैडिक ट्राइब में इनका जन्म हुआ था आसाम में। एंड द प्लेस, एक डिस्ट्रिक्ट है आसाम में जो जोरहाट के नाम से जाना जाता है, इस जोरहाट में उनका जन्म हुआ था। इस जोरहाट में भी एक छोटी सी जगह है, उसमें वहाँ पे उनका जन्म हुआ था नोमैडिक ट्राइब में। He was working as a forest worker since the age of 16 years. 16 साल की उम्र से उन्होंने फॉरेस्ट में काम करना शुरू कर दिया था। एक बार क्या हुआ, अचानक से वहाँ पे बहुत बड़ा एक फ्लड आया। जब फ्लड आया तो वहाँ पे उस ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारे स्नेक्स मर गए उस दौरान। तो मोलॉय ने देखा कि इतने सारे स्नेक्स मर गए हैं क्योंकि उनको चढ़ने के लिए कोई ट्री नहीं मिला, कोई ऐसा जगह नहीं मिला जिसके ऊपर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते। एंड पानी में वो डूब के मर गए। एंड तब उन्होंने सोचा कि आई हैव टू डू समथिंग, और उन्होंने, मोलॉय ने 20 बैम्बू ट्रीज़ प्लांट किए। अकेले 20 बैम्बू ट्रीज़, छोटे छोटे प्लांटलेट्स लगाए जो बाद में जाके बड़े बड़े बैम्बू ट्रीज़ बन गए। 1979 में एक लोकल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट वहाँ पे सोशल फॉरेस्टेशन का काम कर रहे थे, मतलब प्लांट लगाने का काम कर रहे थे 201 हेक्टेयर लैंड में। और मोलॉय भी उनके साथ ज्वाइन हुए और उन्होंने उस काम को उनके साथ में किया। बट ये जो काम था, ये ख़त्म होने के बाद भी, जब ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तभी भी मोलॉय ने कंटिन्यू इस काम को किया। एंड उन्होंने वो अपने काम बहुत ईमानदारी से, बहुत शिद्दत से करते रहे। एंड उन्होंने 1360 एकर्स ऑफ लैंड कवर कर दिया प्लांट से। फाइनली वो जो उन्होंने एक एक प्लांट लगाते रहे 30 साल तक, 30 ईयर्स तक, 16 साल से लेके कंटिन्यूस वो 30 साल तक काम करते रहे। एंड उन्होंने 1360 करीब करीब समझ लो कि 14 एकड़, 1400 एकड़ समझ लो, अप्रॉक्सीमेटली लिख लेते हैं हम। 1400 एकड़ लैंड में उन्होंने पूरा का पूरा उस में प्लांटेशन करके उसको जंगल में कन्वर्ट कर दिया। कोकिलामुख जगह है जोरहाट में, वहाँ पे उन्होंने उस जंगल को बना दिया। एंड ये काम उनका 30 साल तक चला। 30 ईयर्स का काम था उनका, मेहनत थी। एंड बाद में सभी लोगों ने उनको एक मोलॉय जंगल मैन या फॉरेस्ट मैन के नाम से जानने लगे। ये जो पूरा जंगल उनका बना, इस जंगल को नाम दिया गया मोलॉय जंगल। आज भी इस मोलॉय जंगल में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, दूसरे जंगलों से इस जंगल में शिफ्ट होते रहते हैं। बर्ड्स आते हैं, बहुत सारे स्नेक्स आते हैं और बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। उनका जंगल इतना बड़ा हो गया धीरे धीरे 30 सालों में कि बगल में वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क है। उस काजीरंगा नेशनल पार्क से बहुत सारे एलिफेंट्स, बहुत सारे एनिमल्स धीरे धीरे माइग्रेट होते थे इस जंगलों में। एंड उसके बाद वापस वहाँ चले जाते थे। तो ये इतना बड़ा जंगल उन्होंने बनाया कि ही वॉज कॉल्ड एज द
फॉरेस्ट मैन, उनके इस काम के लिए इतने बिल्कुल उनका कोई इसमें मतलब नहीं था, बस उनको नेचर को प्रोटेक्ट करना था और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ में अपना ये काम कंटिन्यूसली किया एंड फाइनली उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स उनको मिले अपने इस काम के लिए। स्वामी विवेकानंदा कर्मयोगी अवार्ड, सोशल वर्क एक्सीलेंस अवार्ड एंड ऑल्सो पद्मश्री अवार्ड उनको मिला बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। ये एक ऐसा अवार्ड है जो बहुत बड़े बड़े लोगों को दिया जाता है। तो इनको भी, मॉलोई जी को भी पद्मश्री अवार्ड मिला गया उनके इस काम के लिए, जो एक इतना बड़ा काम उन्होंने किया, अकेले अपने दम पर उन्होंने पूरा जंगल बना दिया। इसका मतलब ये है कि कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आप में चाहत है, काम करने की लगन है, तो आप डेफिनेटली उसको काम को पूरा कर सकते हो। अब एक चीज़ जो है जो हमको इसमें सिखाती है इस पूरे टॉपिक में, दैट इज़ बिग स्टोरी ऑफ अ स्मॉल मैन। मोलोई ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया कि बहुत सारे लोग आते हैं, मैनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। काटने के लिए तो बहुत सारे लोग चले आते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के लिए कोई नहीं आता है। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड, सब अपने मतलब में बिज़ी हैं, सिर्फ खींचना चाहते हैं अपने नेचर से जो भी मिलता है भाई उससे समेट लो, बट नेचर को बदले में कुछ नहीं देते। लेकिन एक मलॉय, एक सिंगल पर्सन ने अगर डिटरमाइन कर लिया तो ही कैन एस्टैब्लिश अ न्यू फॉरेस्ट, और ये मलॉय जी ने करके दिखा दिया।